वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। आई एम फ्यूज प्रासर और हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी जो रिसेंटली हमने स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कि कैसे एसएफडी को यूज करके हम लोडिंग डायग्राम प्लॉट करते हैं बाय यूजिंग एसएफडी, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालें वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट यूजिंग बीएमडी हाउ टू प्लॉट द लोडिंग डायग्राम, देन आफ्टर प्लॉटिंग लोडिंग डायग्राम वी नीड टू फाइंड द एसएफडी फॉर दैट लोडिंग डायग्राम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन थी ये ईएससी की 15 मार्क की क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कन्वेंशनल का 15 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड हो जाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सीखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, मींस बीएमडी से लोडिंग डायग्राम बनानी है, उसमें अप्लाई करते चलेंगे, है कि नहीं? क्लियर और नॉट? ओके, सो क्वेश्चन लिखिए कॉपी पे, ड्रॉ लोडिंग डायग्राम एंड एसएफडी फ्रॉम गिवन बीएमडी, फुल स्टॉप। द बीम एबीसीडी, एक बीम है जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिया है, इज सपोर्टेड एट बी एंड सी, मतलब इस बीम में दो जगह पे सपोर्ट है, पॉइंट बी पर पॉइंट सी पर, एंड ओवरहैंगिंग ए बी एंड सी डी, और दो पोर्शन ओवरहैंगिंग है। क्लियर है? अब ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को बना लीजिए अच्छे से। इस डायग्राम को बनाते वक्त ध्यान रखना, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, स्पैन लेंथ वगैरह मेंशन है, और किस पोर्शन में जो कर्व है वो किस डिग्री का। जैसे ए बी पोर्शन में जो कर्व इट इज ऑफ 2 डिग्री, बी टू ई पॉइंट तक में जो कर्व इट इज 1 डिग्री का, ई टू एफ पॉइंट तक जो कर्व इट इज अगेन पैराबोलिक 2 डिग्री, फिर एफ टू सी पॉइंट तक जो कर्व है इट इज ऑल्सो अगेन पैराबोलिक 2 डिग्री, है ना। अगेन दिस इज 1 डिग्री। ये सब डिग्री क्वेश्चन में भी मेंशन था, ड्राइंग में भी, तो आप भी मेंशन कर लीजिए। ऊपर में पॉजिटिव मूवमेंट, नीचे नेगेटिव मूवमेंट, क्लियर है? इनको भी मेंशन कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बीम है आपका ए बी, ये सी और ये पॉइंट डी, ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब कहता है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पे सपोर्ट है, तो वहां पे 2 रिएक्शन हमने पहले ही दिखा दिया, आरबी एंड आरसी। क्लियर है? इतना तो क्लियर है पहले से ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, और ये क्लियर है, फिर यहां से ये भी पता चल गया कि हाँ ए बी पोर्शन और सी डी पोर्शन, सी डी जो पोर्शन है, दीज आर माई ओवरहैंग, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 मीटर का स्पैन लेंथ पहले वाला है, लास्ट वाला भी 4 मीटर का ओवरहैंग है, देख लो। अब हम बात करते हैं लोडिंग का। तो देखो ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि चाहे एसएफडी हो या बीएमडी, जिससे भी आपको लोडिंग डायग्राम बनानी हो, तो हम एक चीज को डिसाइड करते हैं, क्या? डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन। जैसा कि आपने देखा एसएफडी में, मैंने डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन डिसाइड कर लिया था कि लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं या राइट टू लेफ्ट, आपकी मर्जी। तो मैंने जनरली लेफ्ट टू राइट लिख के बताया था। तो लेट्स सपोज कि मेरा डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन जो है वो बेसिकली मैं रखूंगा लेफ्ट टू राइट, है ना। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन कहने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर हमको इस जो भी लोडिंग डायग्राम था, वो तो हमको अभी पता नहीं है, वो हम निकालेंगे, लेकिन लेट्स सपोज इस बीम का लोडिंग डायग्राम था और उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट बनानी थी। तो मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल ए बी स्पैन में अगर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन मेरे को लिखना था, तो मैं एक ए बी स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करता और एक्स फ्रॉम ए डिफाइन कर देता। तो मतलब मैं लेफ्ट साइड से राइट की ओर जा रहा हूं इक्वेशन लिखते हुए। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह अगर बी से ई स्पैन के बीच में मेरे को अगर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लिखना था, तो मैं बी स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करता और एक्स फ्रॉम बी डिफाइन कर देता। समझ में आ गया? उसी तरह से ई एफ स्पैन में अगर लिखता, तो ई एफ स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करता और एक्स फ्रॉम पॉइंट ई हम डिफाइन कर देते हैं। उसी तरह एफ सी स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करता और एक्स फ्रॉम एफ हम डिफाइन कर देते हैं। समझ रहे हो? सिमिलरली फॉर राइटिंग बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन इन सीडी स्पैन, देखो सीडी स्पैन लास्ट वाला ओवरहैंग पार्ट है, तो इसके लिए आप किधर से भी लिख सकते हो, इधर से लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं सीडी स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट कर रहा हूं और एक्स फ्रॉम डी डिफाइन करके मैं इक्वेशन को लिखूंगा। मतलब सीडी स्पैन के लिए फॉर स्पैन सीडी ओनली राइट टू लेफ्ट कर लेता हूं।
क्लियर है? फॉर CD स्पैन मैंने राइट टू लेफ्ट कर लिया। तो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन, ये मैंने पहले से डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोडिंग के बारे में सोचते हैं कि ये जो लोडिंग डायग्राम हमको बनानी है इस बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, उसमें किस किस तरह का लोड रहा होगा लोडिंग डायग्राम पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या भी भूल जाओ, लेकिन एटलीस्ट किस किस तरह का लोड रहा होगा ये हमको पता चल जाएगा जस्ट बाय लुकिंग दी प्रोफाइल ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। प्रोफाइल कहने का मतलब है, देखो AB स्पैन में आपका BMD में 2 डिग्री कर्व है, मतलब पैराबोलिक वेरिएशन है BMD का। तो BMD का पैराबोलिक वेरिएशन कब होगा बच्चे? जब आपका लोडिंग डायग्राम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, यूडियल लोडिंग हो, इस तरह का, तभी तो BMD आपका पैराबोलिक होगा और SFD आपका लीनियर होता था। तो इसका मतलब हम क्लियर हो गए कि A से लेके B स्पैन के बीच में आपका एक पैराबोलिक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्योंकि BMD का वेरिएशन पैराबोलिक है। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पे बना देना है लोडिंग डायग्राम के ऊपर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बाद में निकालेंगे। कि यहाँ पे एक यूडियल है, लेट्स सपोज इसकी मैग्नीट्यूड है W1 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। ये कितना है हमको पता नहीं, हम निकालेंगे। अब देखो, अब बीम में आगे बढ़ेंगे, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखिए, तो देखिए पॉइंट E से लेके फिर पॉइंट C तक आपका BMD का वेरिएशन लगभग पैराबोलिक है, या फिर पॉइंट E से पॉइंट C छोड़ दो, पॉइंट E से पॉइंट F तक देखो 2 डिग्री कर्व अगेन है, और ये स्पैन लेंथ कितना है 4 मीटर। तो यहां से मतलब पॉइंट B से 2 मीटर छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट E कह रहा हूं, यहां से लेके F तक अगेन आपका जो मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो अगेन वेरिएशन था उसमें पैराबोलिक, तो वहां पे एक यूडियल रही होगी। तो लेट्स सपोज ये जो यूडियल है ये 2 मीटर है, दिस इज 4 मीटर। लेट्स सपोज ये जो यूडियल है इट इज, इसका मैग्नीट्यूड इज W2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब देखो पॉइंट F के ऊपर देखो, मैंने क्या बोला था, पॉइंट F के ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 2 वैल्यूज है। देखो एक वैल्यूज तो हो गया +24, दूसरा वैल्यू हो गया 0। मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको एक ही सेक्शन पे 2 ऑर्डिनेट मिल रहे हैं, 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर लोडिंग डायग्राम पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगी, वहां पे लोडिंग डायग्राम पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगी। अब वो कंसंट्रेटेड मूवमेंट किस डायरेक्शन का है ये हमको जनरली पता नहीं है, तो लेट्स सपोज हम क्लॉक या एंटी क्लॉक में से कोई एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन ये मेरे को यहीं से देख के पता चल जाएगा। कैसे? मैंने बोला था कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्या, मीन्स डिफरेंस ऑफ दिस 2 ऑर्डिनेट, मतलब 24 माइनस माइनस 0 मीन्स 24 प्लस 0 मीन्स 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट। लेट्स सपोज ये जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट है इट इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको भी हम निकाल लेंगे बाद में, इसको भी निकाल लेंगे। लेट्स सपोज कि हमको अभी पता नहीं है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, नहीं है, वो भी हमको पता नहीं है, वो भी हम निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसका सैगिंग इफेक्ट, हॉगिंग इफेक्ट सब निकाल लेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे बताया, मैं इक्वेशन अभी लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट एज्यूम कर लेता हूँ कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पॉइंट F के ऊपर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट अप्लाइड है जिसकी मैग्नीट्यूड है m किलो न्यूटन मीटर। ये मेरे को लोडिंग डायग्राम को BMD को देख के पता चला, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। उसका मैग्नीट्यूड भी मेरे को पता है, लेकिन चूंकि उसका साइन वाइन पता नहीं है तो मैं इक्वेशन लिखने के बाद डिसाइड करूंगा किस नेचर का रहा होगा, है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक क्या। ओके, अब देखो F से लेके C तक में, पॉइंट F से लेके पॉइंट C तक में अगेन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन इट इज अगेन पैराबोलिक 2 डिग्री का। इसका मतलब वहां पर अगेन यूडियल है, मतलब इसी यूडियल को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। लेट्स सपोज ये जो यूडियल थी इसकी मैग्नीट्यूड है, ये भी 4 मीटर का स्पैन है, तो इसकी मैग्नीट्यूड है W3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये मेरे को निकालना है। अब देखो कहां पर, C से D स्पैन के बीच में आपका BMD का वेरिएशन लीनियर है, और एट पॉइंट C आपका जो बेंडिंग मोमेंट है इट इज, इसका सम वैल्यू है 24 किलो न्यूटन मीटर। अब इस तरह का वेरिएशन BMD का लीनियर वेरिएशन क्यों हो सकता है? ड्यू टू पॉइंट लोड, है ना, और ये मोमेंट जो है नेगेटिव में जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था CD स्पैन के लिए अगर मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ओके, वेरिएशन अगर लिखूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूं, और
एक्स एक्स सेक्शन CD स्पैन में कट कर रहा हूं और एक्स फ्रॉम डी डिफाइन कर रहा हूं, तो इस सेक्शन को अगर मैं बाहर निकालूं एक्स एक्स सेक्शन, तो सैगिंग हॉगिंग को देखना। तो इसका लेट सपोज ये जो लोडिंग डायग्राम था, इसका टॉप फाइबर इज माई रेफरेंस फेस। तो टॉप फाइबर अगर कंप्रेशन में जाएगा, बॉटम फाइबर टेंशन में, तो सैगिंग इफेक्ट। अगर टॉप फाइबर आपका टेंशन में जाएगा और बॉटम फाइबर कंप्रेशन में, तो हॉगिंग इफेक्ट, है ना। तो देखो एट पॉइंट सी, ओके, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जस्ट एट राइट ऑफ पॉइंट सी, जस्ट एट राइट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट सी। देखो जस्ट एट राइट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट सी कहने का मतलब है, अगर मैं मतलब ये जो पॉइंट सी इसके जस्ट राइट में अगर एक सेक्शन लूंगा, जस्ट राइट में मतलब बिल्कुल ही करीब है, लेकिन वो सेक्शन सी के जस्ट राइट में, तो वहां पर भी मोमेंट कितना है, -24 किलो न्यूटन मीटर है। क्या माइनस है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस CD स्पैन पे कोई ऐसा पॉइंट लोड है किसी एक पॉइंट पे जिसके कारण वहां पे नेगेटिव या फिर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। तो लेट्स सपोज वो पॉइंट लोड कहां है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट लोड इस फ्री एंड पर है, लेट्स सपोज उसका मैग्नीट्यूड है P। तो इस तरह का अगर पॉइंट लोड होगा तभी आपका देखिए रोटेशन इस तरह का होगा, जिसके कारण टॉप फाइबर आपका टेंशन में जाएगा, बॉटम फाइबर आपका कंप्रेशन में जाएगा। मतलब CD स्पैन में जो फिर मोमेंट अगर मैं लिखूंगा mx इक्वल टू क्या लिखूंगा, -px। समझ रहा है कि नहीं, तभी ये हॉगिंग इफेक्ट आएगा। अब ये P का वैल्यू इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू मेरे को पता है। तो x का वैल्यू कितना है, 4 मीटर। x का वैल्यू कितना है, 4 मीटर। तो -px इक्वल टू 24 किलो न्यूटन मीटर होना चाहिए, मतलब -24 किलो न्यूटन मीटर। तो -p इंटू 4 इक्वल टू -24 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 24/4, मतलब 6 चौके 24। मतलब एक पॉइंट लोड वहां पर है फ्री एंड पर लोडिंग डायग्राम पे एट पॉइंट डी, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 6 किलो न्यूटन। चलिए ये मैंने निकाल लिया, समझ गए कि नहीं, ये कैसे निकाला। अब देखो, अब ये सारी चीजें हो गई, अब मेरे को क्या निकालनी है, अब मेरे को निकालनी है ये यूडीएल वगैरह की सबकी मैग्नीट्यूड्स। अब सबका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं मेरा डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट है तो फॉर AB स्पैन के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लिखता फॉर AB स्पैन के लिए, तो मैं क्या करता फॉर AB स्पैन, तो ये मैंने एक कट किया एक्स एक्स सेक्शन, एक्स फ्रॉम ए ले लिया, है ना, एक्स फ्रॉम ए, और यहाँ पे यूडीएल है, ठीक है, यहाँ पे यूडीएल है जिसकी मैग्नीट्यूड है W1 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो मैं क्या करूंगा, mx इक्वल टू, देखो मेरा हॉगिंग इफेक्ट था, मतलब नेगेटिव में आना है, तो इस तरह से यूडीएल होगा तभी वो नेगेटिव में आएगा। तो mx इक्वल टू -W1 x इंटू x/2 होगा, और ये mx इक्वल टू कहां तक वैलिड होगा, ये वैलिड होगा अप टू जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट बी। यहां तक ये वैलिड होगा, मतलब जो बी पे सेक्शन है उसके जस्ट लेफ्ट तक हम ये mx का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो सेक्शन एट बी के जस्ट लेफ्ट पर आपका मोमेंट का वैल्यू कितना है, सेक्शन एट बी जस्ट लेफ्ट पर आपका मोमेंट का वैल्यू कितना है, -24 किलो न्यूटन। देखिए हॉगिंग मोमेंट है, BMD में देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखिए -24 किलो न्यूटन मीटर है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि इफ x इक्वल टू 4 मीटर, इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो मेरा m एट b मिलेगा जस्ट लेफ्ट, और इसकी वैल्यू कितना होगी, -24 किलो न्यूटन मीटर, विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू -W1 इंटू 4 इंटू 4/2। तो माइनस माइनस इधर से खत्म, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो W1 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू 24, तो W1 इंटू 8 इक्वल टू 24, तो W1 इक्वल टू 24/8, 8 या 24, मतलब 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो दिस इज योर इंटरनल मैग्नीट्यूड ऑफ दैट यूडीएल। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बस बेसिक को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो W1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 किलो न्यूटन
प्रति मीटर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, बेसिक चीज मैं जो सोच पा रहा हूं वो चीज आप भी समझ गए, किसी भी तरह का लोडिंग डायग्राम कुछ भी हो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो हमने ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है वो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब आरबी का। ठीक है, आरबी का क्या इफेक्ट होगा। तो आरबी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बीई स्पैन के लिए हम मूवमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। किसके लिए? बीई स्पैन के लिए। बी स्पैन के लिए लिखते हैं तो mx, तो मैं कैसे, और x फ्रॉम b अगर मैं लूंगा, x कहां से लूंगा? x फ्रॉम b, तो mx का स्पैन, सॉरी mx का इक्वेशन, तो फॉर बी स्पैन तो देखो बनाओ आराम से, प्यार से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब क्या है, आपको समझना है। यहां पे था आरबी, x फ्रॉम b मैंने डिसाइड कर लिया, दिस इज माय x एक्स सेक्शन। ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड आपको पता है 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये स्पैन लेंथ आपको पता है 4 मीटर। तो सबसे पहले mx इक्वल टू, देखो ये यूडीएल का इफेक्ट क्या होगा, हॉगिंग इफेक्ट है, तो -3 इंटू 4 टोटल लोड इंटू लीवर आर्म 4 प्लस एक्स, नहीं 2 प्लस एक्स, लीवर आर्म क्या होगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, फिर आरबी का इफेक्ट हॉगिंग सैगिंग है, मतलब ये एक्स एक्स सेक्शन के बाद मेंबर को ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टॉप फाइबर कंप्रेशन में है जो कि रेफरेंस फेस है, और बॉटम वाला टेंशन में, तो प्लस आरबी एक्स। अब देखो, अब मेरे को किसी बेंडिंग मोमेंट में किसी ये जो स्पैन है मतलब बी स्पैन, इसमें मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट ई है, अगर पॉइंट ई के जस्ट राइट में, ओके, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन, सॉरी जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट ई, अगर मेरे को मोमेंट का वैल्यू पता है, तो मैं अगर इसमें पुट कर दूंगा x बराबर जितना भी है उतना, x बराबर कितना पुट करूंगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, x अगर 2 मीटर होगा, देखो बीएमडी में x अगर 2 मीटर होगा तो आपको मोमेंट मिल जाएगा जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट ई, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट बी आपको मिल जाएगा मोमेंट, अगर x बराबर हम 2 मीटर इसमें पुट करेंगे। तो अगर x बराबर 2 मीटर इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो m एट e जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट e मिल रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 0। समझ रहा है? तो x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करके इसको बराबर 0 कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरा आरबी का वैल्यू निकल जाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए पुट करते हैं। इफ x इक्वल टू 2 यहां पर, तो आपको मोमेंट मिल रहा है m एट e जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट e, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट e, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये आपका पॉइंट E है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में मतलब ये लेफ्ट, और जस्ट राइट मतलब ये राइट। ठीक है, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, तो हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स एक्स सेक्शन को मैं कहां से कहां तक वेरी करवा सकता हूं, देखो फॉर एग्जांपल इस तरह का मेंबर था, तो ये पॉइंट बी है और यहाँ पे कहीं पॉइंट ई है। ठीक है, इधर से फिर मेंबर कंटिन्यू है, तो मैं ये वाला सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन कट कर रहा हूं मान लो। ठीक है, तो मैं इस एक्स एक्स सेक्शन को कहां से कहां तक मूव करवा सकता हूं, देखिए पॉइंट बी, और ये पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैं, तो पॉइंट बी के जस्ट राइट से लेके पॉइंट ई के जस्ट लेफ्ट तक इस एक्स एक्स सेक्शन को आगे पीछे कर सकता हूं कि नहीं, है ना? तो मैं इस एक्स सेक्शन को आगे कर दिया, तो जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई मेरे को मूवमेंट का वैल्यू ये दे देगा, तो उसको वहां पे वैल्यू मैंने बीएमडी से देख लिया कितना है 0। समझ में आया कि नहीं? और x का वैल्यू क्या रहा होगा, क्योंकि x फ्रॉम b मैंने देखा था, तो x इक्वल टू 2 मीटर है कि नहीं। तो चलो पुट कर दो, सॉल्व कर दो। तो मैं लिख सकता हूं कि -3 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस आरबी इंटू 2 इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो गया, 4 तिया 12 -12 इंटू 4 प्लस RB इंटू 2 इक्वल टू 0, 12 चौके 48, तो -48 सर्दी हो गया है प्लस 2 RB इक्वल टू 0, तो RB इक्वल टू 48/2 मीन्स 24 किलो न्यूटन होगा। तो RB का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना, 24 किलो न्यूटन। और जो डायरेक्शन हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, ये डायरेक्शन भी सही आ रहा है। क्यों, अगर RB का वैल्यू अगर -24 आ जाता जब हमने सॉल्व किया, तो अगर सॉल्व करने के बाद -24 आ जाता, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था रिएक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड, वो ऐसा नहीं होके नीचे होता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, तो वो +24 आ गया। मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो डायरेक्शन भी मेरा करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। सो पॉइंट ई तक हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे को निकालना है W2 जो यूडीएल है, W2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, इसका मैग्नीट्यूड कितना ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम एक्स एक्स सेक्शन कट कर रहा हूं। अरे यार मैं इरेज कर दिया कट करने की जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स एक्स सेक्शन कट करूंगा, एक्स एक्स सेक्शन इन ई से एफ स्पैन के बीच में। कहां से, ई से एफ स्पैन के बीच में, और एक्स फ्रॉम ई ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से मेरे को W2 सॉल्व होकर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके निकालते हैं। So for W2, okay, so bending moment variation in EF span और X from E मैंने ले लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन क्या है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताने का। ये 4 मीटर, फिर यहां से यूडीएल था, ये एक्स एक्स सेक्शन कट किया, ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये ए, ये 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, फिर ये 2 मीटर का स्पैन थी इधर, ये W2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। क्लियर है। अब देखो, और x फ्रॉम E, तो mx का इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सबसे पहले AB स्पैन पे जो यूडीएल है, यहाँ पे RB है, AB स्पैन पे जो यूडीएल है उसका इफेक्ट, तो -3 इंटू 4, देखना टोटल लोड इंटू लीवर आर्म, तो लीवर आर्म क्या होगा, 2 + 2 मतलब 4/2, 2 प्लस ये वाला 2 मीटर मतलब BE स्पैन प्लस 2 प्लस x हो जाएगा ना। अब इसमें प्लस कर दूंगा, RB का इफेक्ट क्या होगा, RB इंटू 2 + x, फिर इसमें ये जो W2 यूडीएल है उसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, -W2 इंटू x/2। ये मेरा mx का इक्वेशन हो गया फॉर EF स्पैन, ठीक है। अब देखो EF स्पैन में किसी एक पॉइंट पर अगर हमको BMD पता है, तो x का वैल्यू उतना पुट करके और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो BMD का वैल्यू लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चलते हैं वापस। तो EF स्पैन में अब देखना, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट F के जस्ट लेफ्ट में मेरे को बेंडिंग मोमेंट पता है क्या, और उसका वैल्यू कितना है, +24। ये जो प्लस, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो ये जो +24 है ये क्या है, इट इज नथिंग बट जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट F पर आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। और जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट F पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको कितना मिल गया, +24। और x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, EF स्पैन के लिए लिख रहे हैं, और x फ्रॉम E हमने डिसाइड किया है, तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, 4 मीटर। और उस mx के इक्वेशन में x का वैल्यू 4 मीटर पुट कर देंगे, तो इक्वल टू +24 कर देंगे, यहां से सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, तो W2 का मैग्नीट्यूड मेरा निकल जाएगा। चलो तो सॉरी जस्ट मिनट, सर्दी हो गया है, बारिश हो रहा है, ठंडा का मौसम है। तो पुट वीडियो देखिए, मेहनत कर रहा हूं, आपको वीडियो पसंद आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, कंफर्म है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं।
यही शॉर्टकट है, बेसिक जान लिया, कभी कोई गलती नहीं होगा कहीं पर भी। क्लियर है? तो पुट x इक्वल टू 4 मीटर, x बराबर कितना 4 मीटर पुट कर दिया, तो मेरे को कहां पे मूवमेंट मिलेगा, m एट f मिलेगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट f, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट f मिलेगा। इसका वैल्यू कितना है, +24 किलो न्यूटन मीटर। तो पुट करिए, तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, -3 इंटू 4, फिर 4 + 4 4 + 4, फिर प्लस RB इंटू 2 + x था ना, मतलब 6 + 4, तो 24 गुना RB का वैल्यू कितना 24 ना, 2 + x मतलब 4 + 2 मतलब 6 माइनस W2 इंटू 4 इंटू 4/2 मतलब 2 इक्वल टू 0। सिंपल, अरे 0 नहीं यार, इक्वल टू +24 किलो न्यूटन मीटर। तो RB सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर W2, तो यहां से सॉल्व करेंगे, W2 अगेन आपको मिल जाएगा 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपको W2 कितना मिल गया, 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर है? अब देखो, अब मेरे को पता चल गया था, क्या पता चल गया था कि ये W2 का वैल्यू कितना है, ये भी मेरे को पता चल गया 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के ये पहले से मैंने इसका अंदाजा लगा लिया था इस बात का कि लोडिंग डायग्राम पे पॉइंट F पर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा। ठीक है, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा, तो उस कंसंट्रेटेड मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये मेरे को निकालना है। ये मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा? तो देखो, अभी जो +24 का BMD में देखो, ये जो +24 का मूवमेंट है पॉइंट F पर, ये जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट F है, वहां पर आपका मूवमेंट का वैल्यू कितना +24, समझ लो। अब जस्ट राइट में ही देखो, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F पे देखो, आपका मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं, पॉइंट F पर जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F हमने देखा, तो मोमेंट का वैल्यू मेरा क्या हो गया बच्चे, मेरा मोमेंट का वैल्यू हो गया 0, मतलब उसी सेक्शन पे, मतलब वहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा सोचने वाली बात है। देखो, जब ये प्लस में आपका बेंडिंग मोमेंट था, अब ये प्लस वाला मोमेंट मतलब सैगिंग मोमेंट है ना, सैगिंग मोमेंट, तो जस्ट उस सेक्शन F सेक्शन को ध्यान में, मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वो जो F पॉइंट है ना, उस लोडिंग डायग्राम में उसके जस्ट लेफ्ट तक उसका BMD में आपको +24 का मोमेंट मिल रहा है, और जस्ट राइट में दैट पॉइंट ओनली आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो जा रहा है। और ये जो +24 था ये सैगिंग नेचर का है ना, और सैगिंग से अचानक वो 0 हो गया, नेगेटिव नहीं गया, अभी नेगेटिव नहीं गया, वो 0 हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है पॉइंट F पे, वो कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक सेक्शन कंसिडर करूं FC स्पैन, F से लेके C स्पैन के बीच में अगर मैं एक सेक्शन कंसिडर करूं और वहां पे mx का इक्वेशन लिखूं, तो वो जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है उसके कारण हॉगिंग इफेक्ट आना चाहिए। तो अगर वो कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण हॉगिंग इफेक्ट आना चाहिए, तो लेट सपोज ये x सेक्शन है, इस पर ये हॉगिंग इफेक्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट के कारण आएगा अगर मैं देखूं, तो लेट सपोज मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस x सेक्शन पे मूवमेंट लगा दिया है ना, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब टॉप फाइबर कंप्रेशन में जा रहा है, सॉरी, और बॉटम आपका टेंशन में आ रहा है, तो सैगिंग हो गया। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा एंटी क्लॉक होना चाहिए, तभी ये हॉगिंग इफेक्ट देगा। समझ रहे कि नहीं, एंटी क्लॉक होना चाहिए तभी ये हॉगिंग इफेक्ट देगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो डायरेक्शन मेरा गलत है। अच्छा, वो डायरेक्शन मेरा सही है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लॉक एंटी क्लॉक ही एज्यूम किया था, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो गया 24 किलो न्यूटन मीटर। इसका मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो गया 24 किलो न्यूटन मीटर।
समझ में आया? ये कंसंट्रेटेड मोमेंट का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर आपको इस तरह से ज्यादा समझ में नहीं आया, ये तो शॉर्टकट हो गया, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया, मैंने देख के मैंने बना दिया। अगर आप इक्वेशन के माध्यम से निकालना चाहते हो इसको तो भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन के माध्यम से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो FC स्पैन है, ये जो FC स्पैन है, FC स्पैन में XX सेक्शन लेंगे और X फ्रॉम F हम डिफाइन करके इक्वेशन लिखेंगे। जब इक्वेशन लिखेंगे तभी तो हमको मिलेगा कहां से कहां तक वेरिएशन। देखो ये F है ना, फिर ये C, तो यहां पे मैं बीच में XX सेक्शन लिया, तो इस XX सेक्शन को मैं कहां से कहां तक मूव करवा पा रहा हूं। देखो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F, जस्ट राइट से लेके जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट C, है ना, जस्ट राइट से जस्ट लेफ्ट। तो इस FC स्पैन के लिए ध्यान से सुनना, mx का जो मैं इक्वेशन लिखूंगा उस इक्वेशन में मैंने x फ्रॉम कहां से डिसाइड कर रखा है, F। तो उस इक्वेशन में लेट्स सपोज कि मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे को मोमेंट कहां पे मिलना चाहिए, जस्ट राइट, और जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F पर मोमेंट कितना है मेरा 0। सिमिलरली उसी इक्वेशन में अगर मैं mx के इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू 4 मीटर पुट करूंगा तो मेरे को मोमेंट कहां पे मिलना चाहिए, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट C मोमेंट मिलना चाहिए। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरा यूडीएल निकल जाएगा, और जस्ट राइट में अगर 0 पुट के सॉल्व करेंगे तो मेरा वो कंसंट्रेटेड मोमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो इक्वेशन लिख के निकालते हैं भाई, है ना, इक्वेशन लिख के निकालते हैं। देखो तो FC स्पैन के लिए इक्वेशन लिखता हूं, तो FC स्पैन के लिए इक्वेशन लिखता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे देखना, नीचे देखना कि ये जो पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट का अलग से बता रहा हूं, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट जो था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एंटी क्लॉक सर ने तो पहले से ही ले लिया था तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। लेट्स सपोज कि वहां पे मेरे को डायरेक्शन क्या है पता नहीं है, मेरे को जस्ट इतना पता चला था पहले से ही कि वहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। अब वो कंसंट्रेटेड मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी पता नहीं, मैं बेवकूफ, मैग्नीट्यूड भी पता नहीं था, लेकिन मेरे को क्या पता था, मेरे को ये पता था कि वहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो मैंने उसका किसी भी एक डायरेक्शन में जूम कर लिया और उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया m। क्या पुट कर दिया बच्चे, m। नाउ दिस इज योर पॉइंट F, तो दिस इज योर पॉइंट C। तो यहाँ पे एक XX सेक्शन मैंने डिसाइड किया है, तो इसका लोडिंग डायग्राम देखो, इधर UDL, तो x फ्रॉम F मैंने लिया है, x फ्रॉम F, फिर इसके आगे तक कर लीजिए, ओके, फिर यहाँ पे RB, और फिर ये एक UDL A से लेके B तक में, फिर ये E। समझ में आया? अब नाउ हम क्या कर रहे हैं, इस XX सेक्शन पर हम मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। ये समझ में आया XX सेक्शन, ठीक है, तो यहां पर हम मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो यहां पे हेडिंग बना लेते हैं कि फॉर कंसंट्रेटेड मोमेंट M at F and UDL over FC span, okay, of magnitude W3 kilonewton per meter, ओके। हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट इन FC span x from F, ओके। सो mx इक्वल टू क्या होगा, तो मैं वो डायग्राम फिर से बना देता हूं यहां पर। तो A से लेके B तक में मेरा एक UDL था 3 किलोन्यूटन पर मीटर का, स्पैन था 4 मीटर, B पर मेरा सपोर्ट रिएक्शन था RB जिसका मैग्नीट्यूड था 24 किलोन्यूटन, फिर B से लेके E तक ना कोई लोडिंग नहीं था, फिर E से एक लोडिंग था F तक, ओके।
यूडीएल ये 2 मीटर थी बीच में, ये है 4 मीटर जिसकी मैग्नीट्यूड है ये इस यूडीएल की अगेन 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। एफ पर मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एम मैग्नीट्यूड का मूवमेंट एज्यूम किया है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। फिर एफ के बाद एक यूडीएल भी है जिसका मैग्नीट्यूड हमने कंसिडर किया है W3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, जिसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना, और ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है एंड दिस इज एक्स फ्रॉम एफ। तो इस एम एक्स सेक्शन के लिए मैं मूवमेंट का इक्वेशन लिखूंगा बाई कंसिडरिंग दीज ऑल लोडिंग, जो भी डायरेक्शन वायरेक्शन है इनको कंसिडर करके। तो एम एक्स इक्वल टू सबसे पहले ए बी स्पैन का यूडीएल का इफेक्ट, तो -3 × 4, ठीक है, टोटल लोड इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या 4/2 मीन्स 2 + 2 + 4 + x, ठीक है। नाउ आरबी का इफेक्ट सैगिंग, तो 24 × 6 + x। फिर EF स्पैन पे जो यूडीएल है उसका इफेक्ट अगेन हॉगिंग -3 × 4 × लीवर आर्म 2 + x, ठीक है। नाउ फिर आपका F से लेके एक्स एक्स सेक्शन के बीच में जो यूडीएल है उसका इफेक्ट। अच्छा, उससे पहले भी हमको ये मूवमेंट का लिखना है। तो ये मूवमेंट देखो हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, तो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट, कहने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, मतलब इस तरह से, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसका इफेक्ट हम प्लस में देख रहे हैं, तो +m मतलब सैगिंग इफेक्ट दे रहा है अगर क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहे हैं तो, है ना। तो मैंने लिख दिया +m, फिर -WX² 2, तो ये हो जाएगा मेरा mx का इक्वेशन फॉर FC इन FC स्पैन, है ना। mx का इक्वेशन मेरा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला था, ओके, पहला पॉइंट कि इफ x = 0, इस इक्वेशन में अगर x = 0 पुट कर दूंगा तो मेरा क्या मिलेगा, मूवमेंट एट F जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F। सर्दी है, पढ़ा रहा हूं, लाइक कर दो भाई। मूवमेंट एट F जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F, तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F पर मूवमेंट कितना है आपका 0। तो सॉल्व करिए 0 पुट करके, तो देखिए -3 × 4, फिर 4 + 4 8, x तो 0 हो गया, 8 प्लस 24 × 6, 24 × 6 माइनस, आंखें भी ला लेंगे मेरी, -3 × 4 × 2, 3 × 4 × 2, फिर +m = 0, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x = आपने 0 पुट ही कर दिया बाय डिफॉल्ट, तो =0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो देखिए ये इतना आ जाएगा -96 + 144 -24 + m = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए +24 + m = 0 आया। तो m बराबर कितना हो गया, -24 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो यही हो गया कहानी, तो m = क्या आ गया -24, मतलब जो मेरा एज्यूम डायरेक्शन था पॉइंट F पर कि जो मूवमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो सही है 24, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मेरा एज्यूम डायरेक्शन था कि वो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये डायरेक्शन मेरा गलत है क्या। अगर ये डायरेक्शन गलत है तो वहां पे इसका जस्ट उल्टा लग रहा होगा, और वो क्या लग रहा होगा, एंटी क्लॉक लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, मतलब ये रेड वाला मेरा करेक्ट डायरेक्शन है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो लोडिंग डायग्राम में बना देते हैं। कहाँ गया लोडिंग डायग्राम, ये रहा लोडिंग डायग्राम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लू मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 24 किलो न्यूटन मीटर। समझ गया। आप चाहे उसको देखकर फिर BMD को देखकर ऑब्जर्व करके भी लिख सकता है, या फिर
इस तरह से इक्वेशन लिख के भी लिख सकता है। अब चलो हम इस यूडीएल का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इस यूडीएल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी मेरे को चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी, देखो भाई कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी आपको है -24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है एफसी स्पैन के लिए एक्स एक्स सेक्शन पर, इसमें x इक्वल टू 4 मीटर पुट कर देंगे, x इक्वल टू 4 मीटर पुट कर देंगे और हम पुट करने के बाद इक्वल टू उस पूरे इक्वेशन को -24 से कर देंगे तो मेरा W3 का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना, जैसा कि मैंने इस mx का जो इक्वेशन इसको लिखते वक्त मैंने क्या किया हुआ था, मैंने कंसिडर किया हुआ था ये जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है इसको मैंने क्लॉकवाइज कंसिडर किया हुआ था। अगर इसी इक्वेशन को आपको यूज करना है तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका m का वैल्यू आया है वो कितना आया है, -24। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है तो m का वैल्यू आप -24 पुट करो, समझ रहा है, m का वैल्यू किस में पुट करेगा, -24 में। लेकिन आपको अगर सही इक्वेशन लिखना है, सही इक्वेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, m को आप एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, ठीक है, और m का वैल्यू +24 पुट करोगे तो एक ही बात होगा। क्यों, अभी देखो, अभी यहाँ -24 पुट करोगे तो यहाँ पे m का इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगेन हॉगिंग हो जाएगा। अगर आप उसको m को एंटी क्लॉकवाइज लिख के इस इक्वेशन को लिखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही माइनस लिखोगे, तो एक ही बात हो गया कि नहीं, है ना। तो अगर इसको यूज करोगे तो इस बात को ध्यान रखना, m का जो वैल्यू आया था उसी को यूज करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसी को यूज करता हूँ और m का जो वैल्यू आया था उसी को यूज करूंगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, -3 इंटू क्या क्या था यार, -3 इंटू 4 इंटू नहीं, इधर नहीं, बहुत आगे चले गए हम लोग क्या, -3 इंटू 4 इंटू 4 + 4 + x, 3 इंटू 4 इंटू 4 + 4 + x, है ना, x का वैल्यू कितना 4, यही होगा, 3 बार 4 हो जाएगा क्या, देखने दो यार, 4 + 4, ये 2 + 2, 2 + 2, हाँ ठीक है, प्लस 24 गुना 10 प्लस 24 गुना 10, फिर माइनस क्या, 3 गुना 4 गुना 6, 3 गुना 4 गुना 6, फिर -24, फिर माइनस W गुना 4 का स्क्वायर बटा 2, W गुना या फिर W3 गुना 4 का स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू -24। तो यहाँ से सॉल्व करो तो W3 का जो वैल्यू है ना, ये भी निकल जाएगा आपको 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये कितना निकल जाएगा, 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये निकल गया W3 का वैल्यू। ठीक है, तो W3 निकाल लिया आपने। अब क्या बचा लोडिंग डायग्राम में, सब कुछ तो निकल गया, पॉइंट लोड, वाइट लोड, W3, ये वो सब कुछ निकाल लिया आपने। अब क्या बचा, RC सपोर्ट रिएक्शन बच गया। देखो अब इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आपने सब लोडिंग निकाल लिया तो फोर्स इक्विलिब्रियम लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि एक रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है। तो फोर्स इक्विलिब्रियम लगा दोगे मेंबर पे तो जो अननोन अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपको RC पता चल जाएगा। या फिर चूंकि हम BMD से निकाल रहे हैं तो अब BMD का ही लिखते हैं। हम लिखेंगे RC निकालने के लिए, मैं एक काम करता हूं, x सेक्शन लेता हूं FC स्पैन में और x फ्रॉम C में डिफाइन कर देता हूं, x फ्रॉम C। ठीक है, तो देखो, सो फॉर RC, वो पॉइंट लोड का वैल्यू तो मेरे को पहले पता चल गया। तो फॉर RC देखो, मींस बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन इन FC स्पैन लिखूंगा एंड x फ्रॉम C मैं डिफाइन कर देता हूं। तो ये देखो, ये पॉइंट लोड मेरा है 6 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन का निकला ना।
6 किलो न्यूटन का मेरा पॉइंट लोड। नाउ ये मेरा आरसी का वैल्यू है, दिस इज माय 4 मीटर, यहाँ पे यूडीएल है, ओके, और ये एक्स एक्स सेक्शन, दिस इज एक्स फ्रॉम सी मैंने डिफाइन कर दिया, ओके। नाउ और ये तो अगर मैं एम एक्स का इक्वेशन लिखूंगा, एम एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इस पॉइंट लोड का इफेक्ट अबाउट एक्स एक्स सेक्शन क्या होगा, हॉगिंग इफेक्ट है, तो -6 इंटू 4 प्लस एक्स। फिर आरसी का इफेक्ट सैगिंग है, तो प्लस आरसी इंटू एक्स। फिर आपका इस यूडीएल का इफेक्ट अगेन हॉगिंग है, तो माइनस यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना, 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, और ये डिस्टेंस एक्स है ना, तो -3x²/2। क्लियर है? तो ये हो गया mx का इक्वेशन। तो अब हमको कोई एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो देखो अब ये जो x x सेक्शन लिखा हूं ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहाँ पे था पॉइंट F, ठीक है, इसके आगे फिर मेंबर है, ये सेक्शन है, फिर ये C, फिर इसके आगे फिर मेंबर है। तो यहाँ पे मैंने x x सेक्शन को डिफाइन किया है, और मैं इधर लिख रहा हूँ राइट टू लेफ्ट इक्वेशन को मैं अपना लिख रहा हूँ, x फ्रॉम C मैंने कंसिडर किया है। तो ये जो x सेक्शन है इसको मैं कहां से कहां तक लेके जा सकता हूँ, F जो पॉइंट एट F है उसके जस्ट राइट तक, जस्ट राइट मैं कहूंगा x सेक्शन आपका सेक्शन एट F के जस्ट राइट तक जा सकता है, या फिर x सेक्शन को आप x इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे, मतलब x इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे इक्वेशन में, x इक्वल टू 4 मीटर जो स्पैन है, तो आपको मोमेंट एट जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F मिलेगा। सिमिलरली x इक्वल टू 0 अगर पुट कर दूंगा तो मेरे को कहां पे मिलेगा, C के जस्ट लेफ्ट में, मतलब जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट C। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, क्यों, ये जस्ट लेफ्ट हुआ, जस्ट राइट ये होगा, जस्ट R, ठीक है। तो जैसे ये F का जस्ट राइट ये हुआ, जस्ट लेफ्ट ये होगा। समझ में आ रहा है इस x सेक्शन को आगे पीछे करने का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे आप राइट टू लेफ्ट लिखें या लेफ्ट टू राइट, इस x सेक्शन को कहां से कहां तक वेरी करवा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हमको अगर x इक्वल टू हम 4 मीटर पुट करेंगे तो मेरे को मोमेंट कहां पे मिलेगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ, सॉरी जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F, और जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F पर मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स अगर मेरे को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मतलब मैं अभी राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, है ना, मैं राइट टू लेफ्ट साइड की ओर मैं BMD को देखूंगा। तो राइट टू लेफ्ट अगर देखूंगा तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F, मतलब राइट से लेफ्ट में अगर मैं मूव कर रहा हूं BMD में, तो मेरे को F पॉइंट पर सबसे पहला बेंडिंग मोमेंट कौन सा मिलेगा, 0 का। समझ रहे हो, जस्ट राइट टू लेफ्ट अगर मैं जा रहा हूं तो पॉइंट F पे मेरे को सबसे पहला बेंडिंग मोमेंट क्या मिला, 0 का मिला कि नहीं। तो जस्ट राइट ऑफ F आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पर जस्ट राइट ऑफ F आपका है 0, M एट F आपको कितना है 0, है ना। तो ये जो इक्वेशन लिखा, इसमें फॉर x इक्वल टू 4 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F, सेक्शन एट F आपको MF का वैल्यू कितना है, इक्वल टू 0, है ना। तो पुट करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो मैं इसको इरेज करता हूं, लिखना लिख लीजिए आप, है ना। सॉल्व करता हूं तो -6 गुना -6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। फिर प्लस RC इंटू 4, फिर -3 इंटू 4 का स्क्वायर/2 8, है ना, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहां से RC का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो यार, तो ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 72/4 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18 किलो न्यूटन। तो इस तरह से mx का इक्वेशन फॉर डिफरेंट स्पैन लिख के और डिफरेंट लिमिटिंग कंडीशन कहने का मतलब है डिफरेंट नोन पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लेके x का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करके और बेंडिंग मोमेंट
का जो वैल्यू हमको पता है, तो इक्वल टू उतना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिख के, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज लिखना है ना, उसको लिख के फिर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से लोडिंग डायग्राम निकल जाएगा। तो मेरा लोडिंग डायग्राम निकल गया। और एक चीज ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब भी आपका बनेगा हमेशा मोमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जो है उसी का बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो BMD गिवन था, तो इससे लोडिंग डायग्राम निकालना था, तो ये लोडिंग डायग्राम ऑलरेडी मोमेंट इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स बैलेंस में होगा कि नहीं, उसमें भी होगा, ये भी कंफर्म है। आप नहीं तो चेक कर लो उसका, है ना, जैसे हमने SFD में चेक करते थे उसी तरह यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम, वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम चेक कर लीजिए, मोमेंट इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक कर लीजिए, आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर है? वो SFD का कॉन्सेप्ट है। अगर SFD से अगर हम बनाते हैं तो आपको अनबैलेंस्ड मूवमेंट मिल सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स तो नहीं मिलेगा लेकिन अनबैलेंस्ड मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि SFD के केस में हम SFD है ना, तो वहां से हम अगर मेंबर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर कंसंट्रेटेड मूवमेंट अगर कहीं पर है तो वो चीज हमको पता नहीं चल पाती है, तो इसलिए हमको मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हमको सब कुछ पता चल गया, रिएक्शन कहाँ कितना, कौन सा रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, लोडिंग वगैरह सब कुछ पता चल गया, कंसंट्रेटेड मूवमेंट वगैरह सब कुछ पता चल गया, तो इसलिए फोर्स इक्विलिब्रियम में भी होगी, मोमेंट इक्विलिब्रियम में भी होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, तो इसको लिखने के बाद फोर्स इक्विलिब्रियम या फिर मोमेंट इक्विलिब्रियम चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, आंख बंद करके आगे बढ़िए। तो ये हो गया लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग डायग्राम को अगर मैं सही एक बार फिर से बता दूं तो क्या आया था, एक बार बना लेते हैं यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि SFD बनानी है। ये आपका लोडिंग डायग्राम है। तो क्या आप इसका SFD आप लोग नहीं निकाल पाओगे? शियर फोर्स कैसे निकालना है? x सेक्शन लेंगे, x फ्रॉम A, है ना, तो ये देखो शियर फोर्स फॉर AB, है ना, तो ये जो मेरा फेस होगा लेफ्ट फेस, तो लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स कितना, डाउनवर्ड कितना का 3 × x माइनस 3x, तो SF x इक्वल टू माइनस 3x। समझ में आ रहा है? किस स्पैन के लिए? फॉर AB स्पैन। x कहां से लिया? x फ्रॉम A, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, शियर फोर्स एट A, x इक्वल टू 0, वेरिएशन क्या है? लीनियर। नाउ शियर फोर्स एट B, शियर फोर्स एट B जस्ट लेफ्ट, B का जस्ट लेफ्ट में आपको शियर फोर्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा? माइनस 4×12, माइनस 12 किलो न्यूटन। समझ गए? तो ये A से B तक में शियर फोर्स लीनियर वेरिएशन था। फॉर ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो फॉर BE स्पैन, तो BE स्पैन में एक x सेक्शन कट करेंगे, x फ्रॉम B डिफाइन कर देंगे, तो वहां के लिए शियर फोर्स अगर मैं लिखूंगा फॉर BE स्पैन, तो SFX फॉर BE स्पैन, x फ्रॉम B। सिंपल है, ये सब तो बच्चे वाली बात है आपके लिए, इतना अगर पढ़ लिया है x फ्रॉम B जितना मैंने बताया है, तो ये सब तो बच्चा बुतरू वाला बात हो गया। तो SFX क्या होगा? माइनस W इंटू 4, है ना, टोटल लोड ड्यू टू UDL कितना है? -3 इंटू, उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, -3 × 4, फिर प्लस RB इक्वल टू कुछ नहीं,
है ना। तो ये देखो ये कांस्टेंट है क्या, मतलब बी से लेके ई तक में शियर फोर्स कांस्टेंट है। सो शियर फोर्स एट बी का जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट पहले निकाल लिए, जस्ट राइट में क्या आएगा, ये 12 प्लस 24 इक्वल टू प्लस 12 एंड शियर फोर्स एट ई जस्ट लेफ्ट कितना आएगा, प्लस 12, वहां तो कांस्टेंट है। नाउ फॉर ई एफ स्पैन, अब ई एफ स्पैन बताओ या फिर ईसी स्पैन बताओ, ई एफ बताओ या ईसी स्पैन बताओ, एक ही बात होगा। क्योंकि देखो ई से लेके पॉइंट ई से लेके पॉइंट सी के बीच में जो लोडिंग डायग्राम है, सी पर एक खाली सपोर्ट रिएक्शन है ना, आर सी, लेकिन पॉइंट ई से लेके पॉइंट सी तक लोडिंग डायग्राम के ऊपर आपका यूडीएल है और एक एंटी क्लॉक मूवमेंट है। तो एसएफडी अगर शियर फोर्स वेरिएशन लिखेंगे तो इस मूवमेंट का तो कोई रोल होगा नहीं, इस मूवमेंट का कोई रोल होगा क्या, बिल्कुल कोई रोल नहीं होगा। और ये जो पूरा यूडीएल ये एक तरह का कॉन्टिन्यूस यूडीएल है, क्योंकि ये पॉइंट एफ है मान लो, तो ये कॉन्टिन्यूस यूडीएल है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और ये टोटल स्पैन कितना होगा, 4 + 4 8 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस यूडीएल है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति मीटर है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली फॉर ईसी स्पैन ले लेता हूं और एक्स फ्रॉम ई ले लेता हूं। तो शियर फोर्स का अगर इक्वेशन लिखूंगा एस एफ एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, -3 × 4 ए बी स्पैन पे जो यूडीएल है उसका इफेक्ट, फिर +24, फिर -3 × x नाउ सो तो एस एफ एट ई जस्ट लेफ्ट, तो x का वैल्यू कितना होगा, 0, समझ रहे हैं कि नहीं, x का वैल्यू 0, सॉरी एस एफ एट ई जस्ट राइट ऑफ ई, सॉरी जस्ट राइट होगा ना, जस्ट लेफ्ट का, जस्ट लेफ्ट वाला तो पहले हमने निकाला, अभी कितना, ये 12, तो ये जस्ट राइट, तो x = 0 पुट करेंगे तो एस एफ ई कितना निकलेगा, वही +12 किलोमीटर। अब शियर फोर्स एट सी जस्ट, सी का जस्ट राइट में मिलेगा, सॉरी सी का जस्ट लेफ्ट में, सी का जस्ट लेफ्ट में x = कितना पुट करेंगे, 8 मीटर, तो x = 8 पुट करेंगे तो एस एफ सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा। और ये वेरिएशन देखो, ये वेरिएशन लीनियर है विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, लीनियर। तो 8 मीटर पुट करेंगे तो क्या माइनस, मतलब +12 माइनस 8 या 24, 3 × 8 इक्वल टू -12 किलोमीटर, ठीक है। नाउ अगर मेरे को लिखना है क्या, अब कहां पे लिखेंगे शियर फोर्स का इक्वेशन, शियर फोर्स, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं एक चीज और बताना भूल गया, कुछ नहीं, ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे शियर फोर्स एट ई जस्ट राइट में था +12 और शियर फोर्स एट सी, ठीक है, बीच में हमने पॉइंट एफ छोड़ दिया था क्योंकि वो वेरिएशन तो वो पूरा यूडीएल था ही, तो मैंने सोचा ले लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो आ गया -12 में। इसका मतलब क्या हुआ, ई से लेके सी के बीच में कोई ना एक पॉइंट पे आपका 0 हुआ होगा शियर फोर्स, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बच्चे जहां पर आपका शियर फोर्स 0 हुआ होगा। सो फॉर शियर फोर्स इक्वल टू 0 इन ईसी स्पैन, कहां पे 0 हुआ होगा, पुट एस एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ईसी स्पैन, ठीक है। तो पुट करेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो क्या था, तो इक्वेशन मेरा इक्वेशन था +12 - 3x = 0
तो यहां से सॉल्व करके मेरे को ये पता चला कि x इक्वल टू 12/3 मतलब 4 मीटर। और x फ्रॉम कहां से हमने मेजर किया था, डिफाइन किया था x फ्रॉम e। तो फ्रॉम e 4 मीटर अगर आप आगे जाओगे तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट f मिल रहा है, मतलब एट पॉइंट f। और ये वेरिएशन क्या है, लीनियर। आपका शियर फोर्स इज इक्वल टू 0 की नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया। नाउ शियर फोर्स फॉर CD स्पैन। अब देखो ये आप कहीं से भी लिख सकते हो यार, आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, जिधर मेरा शॉर्टकट मिलेगा मैं उधर से लिखता हूँ। मैं राइट टू लेफ्ट लेता हूँ, CD स्पैन SFX में डिफाइन करता हूँ जो भी, और x फ्रॉम D ले लेता हूँ। अगर मैं कट करके निकालूंगा तो ये मेरा पॉइंट लोड है इधर 6 किलो न्यूटन का, और x फ्रॉम मैंने D डिफाइन कर दिया x सेक्शन। ठीक है, मैं मतलब इक्वेशन लिख रहा हूँ इधर राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ, ये राइट, इधर से मैं लेफ्ट की ओर लिख रहा हूँ इक्वेशन, यही बात है। तो ये जो मेरा फेस है, ये मेरा कौन सा फेस है, x सेक्शन का, ये मेरा राइट फेस है कि नहीं? तो राइट फेस पे डाउनवर्ड कोई एक सेक्शन है, इसका ये लेफ्ट साइड है, इसका ये राइट साइड है। तो राइट टू लेफ्ट जब हम लिखेंगे तो जो x सेक्शन होगा उसका जो फेस होता है वो जनरली क्या, वो कौन सा फेस होता है, राइट फेस। तो राइट फेस में ये पॉइंट लोड देखो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी ये सेम 6 किलो न्यूटन का। तो राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड है तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम सेम 6 किलो न्यूटन का लोड लेफ्ट फेस पे अपवर्ड होना चाहिए था। तो एक कपल बना रही है और ये कपल के कारण रोटेशन जो मिल रहा है आपको क्लॉकवाइज मिल रहा है, मतलब जो शियर फोर्स का इफेक्ट इट इज पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो +6 किलो न्यूटन, इट इज कांस्टेंट ओवर द CD स्पैन। ये क्या है, कांस्टेंट है पूरे CD स्पैन के लिए, समझ में आ गया, कांस्टेंट। तो चलिए अब इसका SFD हम बना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लोडिंग डायग्राम बना लो। क्या था लोडिंग डायग्राम, ये UDL यहां तक, फिर यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन, फिर यहां से UDL ले लो इधर एक पॉइंट लोड, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करते हैं नीचे, ये बीम बना दिया मैंने। तो देखो, तो जो मेरा शियर फोर्स आया था, ये पॉइंट A, ये B, ये यहाँ पे C, ये D, यहाँ पे E है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है F। और इधर लोडिंग डायग्राम पे ये मेरा एक एंटी क्लॉक मूवमेंट भी है 24 किलो न्यूटन मीटर का। उतना डिटेल में नहीं बनाता हूँ, जल्दी खत्म करते हैं। A से B तक में जो वेरिएशन था लीनियर, स्ट्रेट लाइन लीनियर, ठीक है। फिर B पर ये -12 था इधर, फिर B पर आपका +12 में चला गया था, +12, फिर ये कांस्टेंट थी, फिर यहां से लीनियर वेरिएशन शुरू हुआ और पॉइंट F पर ये 0 हो गया था, ठीक है। और ये आ गया था आपका अगेन -12, ये +12, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये -12, फिर D से E तक में एक जस्ट एक बॉक्स बनेगा +6 का, ये तो ये उसका SFD हो गया कि नहीं। तो ये -12 और ये +6। तो देखो एट सी देखो शियर फोर्स डायग्राम में 2 ऑर्डिनेट है ना, इसका मतलब वहां पे एक पॉइंट लोड है, तो रिएक्शन एज ए पॉइंट लोड है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड +6 -12 18। सिमिलरली पॉइंट बी पर एक सपोर्ट रिएक्शन है, मतलब SFD में 2 ऑर्डिनेट मिलना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड +12 -12 +24 की नहीं, समझ में आया। तो दिस इज योर SFD जो कि आपको बनाना था, लोडिंग डायग्राम एंड SFD। तो दोस्तों बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ओके, तबीयत खराब है फिर भी मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि पढ़ाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। सो सिमिलरली यू कैन एनरोल इनटू आवर फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स। ओके, सो एनरोलमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए 7008420353। इसी तरह से बेसिकली डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा प्यार से, सारा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट अपलोडेड है।
2-3 पेपर अभी चलेगा, रनिंग हो रही है, और बाकी जो भी पेपर्स हैं उसमें जो भी अपडेशन आने वाले हैं वो सब भी अपडेट की जाएगी, सब आपको मिलेगी। नेक्स्ट, दिस कोर्स विल बी वैलिड फॉर एनी एग्जाम, मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से कोई भी एग्जाम दीजिए, जाइए अंधाधुन टाइप से क्वेश्चन आंसर टिक लगा के आइए, क्रैक करिए। देखिए एग्जाम में सेलेक्ट होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी जो पढ़ाई है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही कहेंगे, चाहे वो एई का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, या यूपीएससी ईएससी का हो या गेट का हो, उसका नाम सलमान खान या राहुल यादव नहीं हो जाएगा। मतलब एक जोक था, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग, ठीक है। कोई डिफरेंट एग्जाम के लिए, कहने का मतलब है डिफरेंट एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसी ग्रुप से मेरा इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहाँ पे डाउट डिस्कशन सेशन चलती है। आपको कोई डाउट आती है तो कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट, टेलीग्राम भी जुड़ा हुआ है, आप उधर भी ज्वाइन कर सकता है। डाउनलोड आवर एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, कॉन्सेप्ट डिकोडर, जहां पे आपको वीडियो कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ओके। और जो कोर्स होगा उसका जो वैलिडिटी है इट इज फॉर 3 ईयर। इस चीज को मैं ये 3 ईयर इसलिए डिफाइन कर रहा हूं, मान लो कि आप अगर बीटेक पास कर चुके हैं तो अधिक से अधिक मैं आपको समय दूंगा 3 साल कि इस दौरान आप एग्जाम निकाल ही लो, और मैं आपका निकलवा के रहूंगा 100%, ओके। और मान लो कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में ही है, 4th ईयर के बाद उसको गेट देना है, तो वो फर्स्ट ईयर से शुरू कर दे पढ़ना, ओके। कोर्स को पढ़ते रहे, आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो। 1 साल में एक बार कंप्लीट किया, फिर दूसरे साल फिर रिवीजन सेशन पढ़ो, फिर तीसरे साल पढ़ो, क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहो। जैसे ही 4th ईयर पास हुए, गेट क्रैक, ईएससी खत्म। बात क्या है, जब तक आप पढ़ के नहीं रखोगे ना, एग्जाम आ रहा है नोटिफिकेशन फिर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ के रखो, उसका रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो। एग्जाम आएगा, जाके फ्लो में रहना एग्जाम में, वो जरूरी है ना। पढ़ के भूल गए, फिर एग्जाम आएगा, फिर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उससे आप ही का नुकसान है बच्चे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड लक। ये वीडियो काफी लेंदी हो गई, गांव में हूँ इसलिए ज्यादा इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, और 1-2 वेरिएशन में डिस्कस करूंगा इससे, एसएफडी बीएमडी से, सब कुछ बता दूंगा यार, सब कुछ बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 1-2 वेरिएशन और बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होगा। अभी है 2 वीडियोस आएंगे इसमें और, ठीक है। गुड लक।